नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। नमस्कार, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में हम आपको दिखाएंगे लोकतंत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। तो आइए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी पर दिया बल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्नाटक विधानसभा की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य विधानमंडलों में अनुशासन, मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए व्यापक चर्चा की आवश्यकता पर दिया जोर। भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। CSIR के कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति कृषि अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने की लोगों से की अपील। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन मंत्रालय की समेकित डेटाबेस निधि के दूसरे चरण का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया शुभारंभ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 5 दिवसीय राजस्थान दौरे पर पहुंचे। जैसलमेर में पहुंचकर उन्होंने BSF के जवानों का बढ़ाया हौसला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे में और अधिक निवेश पर बल दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की जरूरत है, जिससे सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को पाया जा सके। 25 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में दिल्ली के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के 50 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि मेडिकल सेक्टर में ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है और इसे युद्ध स्तर पर दूर किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी पर उन्होंने गांवों में सेवा करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर प्रोत्साहन और अवसंरचना का निर्माण करने का सुझाव दिया। The Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi, calling to make India TB free by 2025, 5 years ahead of the global target of 2030. We have been making steady progress in reducing the incidence of the disease. There have been a significant increase in the coverage of immunization through the Universal Immunization Program. Unfortunately, there is capacity of paramedical staff, nursing professionals, midwives, medical technicians, among others. We have a nurse population of ratio of 1:670, falling short of the WHO norm of 1:300. We need to correct this situation in a mission mode. राष्ट्रीय राजधानी में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए नायडू ने जोर देकर कहा कि सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहला कदम स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाना है। And the public health expenditure of the center and states together should be increased in a progressive manner to reach 2.5% of GDP by 2025. To the extent of having a medical college in each and every revenue division headquarters. That should be the aim with which all the government, the center and states must function. इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर PC जोशी, ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के डीन प्रोफेसर बलराम पाणी और UCMS के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार जैन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 24 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर्नाटक विधानसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य विधानमंडलों में अनुशासन, मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए व्यापक चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कदम उठाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने आचरण के माध्यम से एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की नींव जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर टिकी है। ओम बिरला के मुताबिक जनप्रतिनिधि जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोजित व्यवधानों के कारण विधानसभा का बहुमूल्य समय बर्बाद न हो। संवैधानिक व्यवस्था में शासन के तीनों अंग यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य परिभाषित है और सबकी अपनी अपनी सीमाएं भी तय की गई है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधायिका की होती है, क्योंकि ये संस्था कानून बनाने का काम करती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य विधानमंडलों में अनुशासन, मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए एक बार फिर व्यापक चर्चा की जरूरत है। ओम बिरला के मुताबिक जनप्रतिनिधियों को लोगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। चुनाव के बाद सत्ता का सहज हस्तांतरण हमारी लोकतंत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हमने जनता के कल्याण को सर्वोपरि माना है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा विषय पर बोलते हुए लोकसभा स्पीकर ने विधायकों की क्षमता निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि व्यापक संवाद, चर्चा और विधायकों की भागीदारी बहुत जरूरी है। इस अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को उत्कृष्ट विधायक के पुरस्कार से सम्मानित किया। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें रखी। लोकसभा अध्यक्ष ने राज्य विधानमंडलों में अनुशासन, मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए व्यापक चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पंचायत और विधानमंडलों से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत, अधिक सशक्त और जवाबदेह बनाने को लेकर देश भर में आयोजित किए जा रहे कई कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों से बातचीत की। इस अवसर पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा के 75 वर्ष संपन्न होने के उपलक्ष्य में देश भर में 75 कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत, अधिक सशक्त और जवाबदेह बनाना है। 1921 के अंदर शिमला में पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन हुआ था और 100 साल बाद फिर शिमला के अंदर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और इस 75 साल की संसदीय लोकतंत्र की यात्रा में हम कहां तक इन लक्ष्यों को पूरा कर पाए और उसी के साथ 75 अलग अलग कार्यक्रम की योजना भी बनाई जाएगी, जिसमें हमारी सबसे लोकतंत्र की छोटी सबसे इकाई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही संस्था पंचायत से लेकर संसद तक की जितनी भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, वो नगरपालिका हो, विधानसभाएं हो, पंचायत हो, जिससे डायरेक्ट जनता निर्वाचित कर कर भेजती है। इस साल 100 वर्ष पूरे करने जा रही लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष समारोह के बारे में जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत के साथ साथ अन्य लोकतांत्रिक देशों के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। दुनिया में लोकतंत्र भारत की जननी है। हम आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं बात कर रहे। हमारे कार्य में
हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों विचारों में हमेशा लोकतंत्र रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि गांव के अंदर आजादी के पहले भी इसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होते थे, निर्णय होते थे, सामूहिक रूप से निर्णय होते थे। उन निर्णयों को सारा गांव मानता था। इसीलिए लोकतंत्र की यात्रा हमारी प्राचीनतम है। इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को और जवाबदेही बनाएं, ताकि इनके माध्यम से देश की जनता का कल्याण हो सके। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही अनुशासन और गरिमा के साथ ही आम लोगों की भावनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसदीय लोकतंत्र की प्रभावकारिता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विनिर्माण, कृषि समेत दूसरे क्षेत्रों में वैश्विक केंद्रों का सृजन करने का आह्वान किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से आयोजित मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेज समिट 2025 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर विषय पर वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने निवेश आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की भी सलाह दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उद्योग से सतत आर्थिक विकास के लिए सुधारों को लागू करने के बारे में सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। Now it is time for all the stakeholders to join hands and ensure sustained economic momentum. While the Indian government has taken a number of steps to revive the economy, the industry on its part must rise to the occasion and ensure that the upward growth trajectory continues. उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये समय की मांग है कि ऐसे काम शुरू किए जाएं जो अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की पटरी पर वापस ले आएं। In manufacturing, agriculture exports, digital services, next generation financial products, high efficiency logistics, power, sharing economy and modern retail. I was happy to hear Sri Chandra Banerjee mentioning about the initiatives taken by the CAA in this regard, taking clue from what I have said earlier. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने दक्षिणी राज्यों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की भी सलाह दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने CSIR से कृषि अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार, तकनीक और समाधान पेश करने के लिए कहा। CSIR के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैज्ञानिकों को हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से कहा कि वह खुद से नए अंदाज में भविष्य की ओर बढ़ें और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार, तकनीक और समाधान पेश करें। उपराष्ट्रपति नायडू ने यहां CSIR के 80वें स्थापना दिवस समारोह में CSIR प्रयोगशालाओं और संस्थानों से उन चुनौतियों का समाधान करने का आग्रह किया जिनके लिए दीर्घकालिक वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान की आवश्यकता होती है। There are lot of problems for the agriculture. Coming out with solutions for the farmers, better techniques, success stories, good practices, and coming with new innovations to come out those problems and sufferings of the agriculture community. उपराष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन, दवा प्रतिरोध, प्रदूषण, महामारी और महामारी के प्रकोप जैसी चुनौतियों का जिक्र किया, जिन पर वैज्ञानिक समुदाय को ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी एक आकस्मिक संकट है। इसके अलावा कई अन्य चुनौतियां हैं। I had urged the scientists on that occasion and researchers
to focus on epidemic outbreaks. Little did we know then that the humanity would face one of the worst and most challenging health hazards of the past 100 years. Despite scientific and technological advancement across the globe, COVID-19 has indeed overwhelmed the world. The virus swept through the world with alarming virulence, infecting millions and claiming thousands of lives. India too was severely impacted by the pandemic. Ever since the outbreak of the pandemic, our lives have changed drastically and have gradually got accustomed to a new normal. However, it goes to the credit of our great nation that we have been able to not just cope up with the pandemic but manage it effectively. उपराष्ट्रपति नायडू ने कॉरपोरेट और उद्योगों से प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने, महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की पहचान करने और उनमें निवेश करने का आग्रह किया। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन मंत्रालय के समेकित डेटाबेस निधि के दूसरे चरण का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने देश की अनूठी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ पर्यटन की अपार संभावनाओं की चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों से आजादी के अमृत महोत्सव को उत्साह के साथ मनाने की अपील भी की। विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पर्यटन मंत्रालय के राष्ट्रीय आतिथ्य सत्कार उद्योग के समेकित डेटाबेस निधि के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हमारे देश की अनूठी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं भौगोलिक विविधता पूरे विश्व से पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसलिए हमें कोविड के इस दौर से मजबूत संकल्प और स्पष्ट कार्य योजना के साथ फिर से आगे बढ़ना होगा। हमें पर्यटन क्षेत्र के अंदर आगे बहुत विकास की संभावना है। हमें नए क्षेत्र ढूंढने चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से भारत सबसे अच्छा देश हो सकता है। आध्यात्मिक शिक्षा और विशेष रूप से जब मैं देखता हूं आज की तारीख में मेडिकल टूरिज्म के रूप में भारत दुनिया का सबसे बड़ा भाव हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों से आजादी के अमृत महोत्सव को उत्साह के साथ मनाने की अपील की। आज जब मैं देख रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद मूर्ति जो केवड़िया गुजरात में एक ऐसा स्थान डेवलप किया जहां पर हमें समृद्ध भारत का इतिहास भी पता चलता है, जहां पर हमारी नदी, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है और विशेष रूप से वहां मैंने देखा कि किस तरीके से उस आदिवासी इलाके के अंदर आदिवासी नौजवान और युवतियां किलोमीटर दूर से आकर उस पर्यटन क्षेत्र में काम करती है। तो एक क्षेत्र को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ऐसे कई उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में किए हैं। गौरतलब है कि वैश्विक पर्यटन के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को बढ़ाने और आपसी समझ को विकसित करने के उद्देश्य से हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। साल 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसकी शुरुआत की थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत के अंदरूनी मामले में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उपराष्ट्रपति ने जैसलमेर में हुए एक कार्यक्रम में ये बात कही। राजस्थान के 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत भी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि बीएसएफ ने सीमा पार से हो रही नापाक कोशिशों पर हमेशा ही पैनी नजर रखी है, जिससे आतंकवाद, घुसपैठ और ड्रग्स की तस्करी जैसी देश विरोधी गतिविधियों को नाकाम किया गया है। सीमावर्ती जिलों में नस्ली पदार्थों की तस्करी से इन इलाकों में अस्थिरता और अशांति फैलाने का प्रयास सीमा पार से होते रहा है। इसी में आपकी सजगता ही देश को इन खतरों से निरापद करती है।
उपराष्ट्रपति जैसलमेर में बीएसएफ की ओर से आयोजित प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्हें बीएसएफ की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने बीएसएफ के जवानों और महिला यूनिट से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। देश की सुरक्षा बलों में महिलाओं का भागीदारी बढ़ी है और बढ़ना चाहिए। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने जैसलमेर वॉर म्यूजियम जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने म्यूजियम में रखे गए युद्ध में इस्तेमाल हुए हथियारों और चित्रों को देखा। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर सेना के अधिकारियों और जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में शांति के लिए सेना का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि हमारे देश को अस्थिर करने की पड़ोसी देश की साजिश और अंदरूनी मामले में बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Our neighbor is abetting, aiding, funding, training terrorism. They don't want us to live in peace. That's why we have to give it back to them and teach them a fitting lesson and then tell them you mind your business. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रविवार को जैसलमेर पहुंचे थे। यात्रा की शुरुआत उन्होंने प्रसिद्ध तनोट माता के मंदिर के दर्शन से की। मंदिर में उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी उषा नायडू के साथ तनोट माता की पूजा अर्चना की। उन्होंने तनोट स्थित विजय स्तंभ पर वीर सैनिकों की स्मृति में फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने लोंगेवाला युद्ध स्थल का दौरा भी किया, जहां उन्हें 1971 के लोंगेवाला युद्ध के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और शालिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।